एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वास्तु कृष्णा और मेरे साथ हमारे परम आदरणीय ज्ञानेंद्र शर्मा जी, पूर्व न्यायाधीश महोदय, बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, पुरानी लीग्स को तोड़ते हैं, उनसे बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है। सिर्फ फिल्मी हीरो ही हीरो नहीं होते, सर आप जैसे लोग भी हमारे हीरो होते हैं। धन्यवाद। क्योंकि आप ऐसे परिवार से उठकर आते हैं जहां बहुत ज्यादा संघर्ष था। गरीब किसान के परिवार से उठकर आप आए, अपने आप में मोटिवेट कर देता है। और मैं यहाँ पर अपने देखने वालों को भी बताना चाहूंगा। मोटिवेट के लिए मैं अपने पिता का एक कृत मैं जरूर याद दिलवाऊंगा जी। हमारे घर में खाने को गेहूं नहीं होता था, मक्का की रोटी खा ली, कभी दाल पी ली, कभी कुछ जो मिल गया वही खा लिया। ये 60s के दौर की बात है। 60s और 70s के दौर की बात है। ये चला है 80s अप टू 80 अर्ली 81 82 तक। उसके बाद सब ठीक हो गया था। मेरे बड़े भाई इंजीनियर हो गए थे, उन्होंने फिर संभाला, उन्होंने पूरे घर को संभाल लिया। फिर दूसरा भाई इंजीनियर, उन्होंने संभाला। फिर जब जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो एक ही पीढ़ी में सब कुछ परिवर्तन हो गया। लेकिन मैं उस समय की बताता हूं जब मैं लॉ कर रहा था। जी। मुझे जूरिस्प्रूडेंस, एक राइटर है डायस। अच्छा। मैंने पिता से कहा, और पिता कोल्हू में गुड़ करके हमको पढ़ाया करते थे। अच्छा। लेबर का काम करते थे जी। क्योंकि कृषि से इतनी आय नहीं थी कि हमको पढ़ा लें। उनका संघर्ष हमने देखा है जी। कि जनरली कोई इतना संघर्ष कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जो मेरे माता पिता ने किया। दैट इज द रीजन कमी है। यहाँ पर बीच में मैं एक बात और कोट करना चाहूंगा कि सर के पिता ने अपने सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जमीन तक बेच दी थी, है ना? बेची थी। ऐसा मतलब, क्योंकि वो बेशक खुद पढ़े लिखे नहीं थे या गरीब थे, पर आप लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जमीन सब बेच दी। वही मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैंने उन्हें उनसे कहा कि ये डायस का जूरिस्प्रूडेंस मुझे पढ़ना है जी। उस समय 80 पाउंड की किताब थी वो। अच्छा। अब उस समय इंडियन एडिशन नहीं था, केवल ब्रिटिश एडिशन था। जी। 80 पाउंड अगर उस समय लगाए तो 70 रुपए का पाउंड था। तो 8 से 5600 रुपए की। 5600 रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने में। खाने को दाने नहीं थे, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, 5600 रुपए की किताब कैसे खरीदवाए? लेकिन मेरे पिता ने 5600 रुपए की किताब खरीदवाई थी। अच्छा। और मैंने भी जस्टिस किया था वो उस 5600 रुपए की किताब का डायस जूरिस्प्रूडेंस अभी मेरे पास रखी है। नो डाउट सब कहते हैं किताब को रचना नहीं चाहिए, मैंने उसको 2-2 3-3 बार रचा। अर्थात एक एक शब्द मेरे जहन में था। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं अपने पिता का बताऊं। असली मोटिवेटर तो वो हैं। असली मोटिवेटर मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे माँ रहे जी। और फिर भाई आ गए आगे, तो भाई ने, मेरी भाभी ने, उन्होंने परिवार को बहुत संभाला। जी सर, अब हम बात करते हैं प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक के बारे में। ये लीगल क्लिनिक मैंने पहली बार सुना। मैं तो सिर्फ डॉक्टर्स की क्लिनिक के बारे में ही जानता था। अब हमारी जो आम जनता है उनको भी नहीं पता, कई बार नहीं पता होता। तो लीगल क्लिनिक या प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक क्या क्या काम करता है, लोगों की कैसे हेल्प करता है, और कौन लोग आपसे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं? आपने मुझे ये भी बताया कि गरीबों की आप फ्री में मदद करते हैं। इनफैक्ट प्रणव वर्सेस लीगल क्लिनिक के नाम से बहुत सारे लोग मुझसे इलाज कराने भी आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा। उसमें नीचे लिखा है डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, ऊपर लिखा है प्रणव वर्सेस लीगल क्लिनिक। तो कई लोग आ जाते हैं कि जी मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, थोड़ा ये कर दीजिएगा। तब उनको मैं बताता हूँ कि ये मेडिकल क्लिनिक नहीं है, लीगल क्लिनिक है, कानून का क्लिनिक है, कानून वाला क्लिनिक है। इनफैक्ट मैं इससे यही कहूंगा कि ईश्वर को जो मंशा होती है ईश्वर की, वो उचित ही करता है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ अनर्थ हुआ या क्या हुआ जी। मेरा इकलौता बेटा प्रणव अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में 9 साल उसको प्रैक्टिस करते हुए तो वेल एस्टेब्लिश एडवोकेट था। मेरी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पहले एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। जी। अब मेरे पास 2 रास्ते थे भाई, कि या तो मैं सेवानिवृत्त होने के बाद चुपचाप एक अपने घर में बैठूं, जैसे होता सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद होता, ऊपर से फिर बेटा अगर अकेला बेटा चला गया, और ऐसा बेटा जो बहुत केयरिंग सन था, दादा का नहीं परदादा का नहीं सबका केयरिंग सन था, वो चला जाए। माँ के लिए तो पूरा दुनिया उजड़ने जैसी बात है। माँ तो अभी भी नॉर्मल नहीं है, उसकी साल भर हो गया। मैंने सोचा कि प्रणव को जाने नहीं देना है, प्रणव को इमोर्टल करना है। सबसे पहले दिमाग में बात आई कि प्रणव वशिष्ठ के नाम से मैं प्रणव वशिष्ठ एजुकेशनल न्यूज लेटर निकालता हूँ, और मैंने 2 महीने के अंदर एक न्यूज लेटर निकाल दिया था। उसके बाद दूसरा आने वाला है। अच्छा। प्रणव वशिष्ठ एजुकेशनल न्यूज लेटर।
फिर सोचा कि कुछ ना कुछ क्यों ना जनता के लिए किया जाए। तो मैंने प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक खोला। प्रणव वशिष्ठ के नाम से एक ट्रस्ट मैंने बनाया, प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशंस। प्रणव वशिष्ठ फाउंडेशंस के मैंने दो फिर उसके फैसेट्स बना दिए। एक है प्रणव वशिष्ठ स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर, स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर, और दूसरा है प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक। ठीक। लीगल क्लिनिक मेरा अपना क्षेत्र है जी। एंड स्पिरिचुअलिटी मुझे घर से मिली है, गायत्री परिवार से। गायत्री परिवार से मिली है। अगर आप मेरी लाइब्रेरी में जाके देखें तो मेरे यहाँ वेद, कुरान, बाइबल एंड जो बाकी और टीटाइज हैं, स्पिरिचुअल टीटाइज, मैं धर्म की पुस्तकें नहीं कहूंगा उन्हें, धर्म की पुस्तकें तो हमने बाद में कह लिया उन्हें, और ये दुर्भाग्य हमारा कि हमने उन्हें धर्म की पुस्तकें कह के उसमें जो ट्रेडिशंस है वो तो मान लिया, लेकिन जो आध्यात्मिकता है वो सब छोड़ दिया। तो इस समय समाज में प्रचलित केवल तौर तरीके ये प्रचलित है, परंपराएं ये प्रचलित है, आध्यात्मिकता प्रचलित नहीं है। तो आध्यात्मिकता मेरे शरीर में खुट खुट के भरा था, परिवार की वजह से, मेरे दादा की वजह से, मेरे पिता की वजह से आध्यात्मिक व्यक्ति रहे। ऊपर से उन्होंने अध्ययन भी कराया, वेदों का भी अध्ययन किया, मैंने कुरान भी कई बार पढ़ा है, डिफरेंट ट्रांसलेशन कुरान के पढ़े, हिंदी का भी पढ़ा है, इंग्लिश का पढ़ा, अरबी तो आती नहीं है, लेकिन 9 भारतीय भाषाएं मैं जानता हूँ, 9 भाषाओं का ज्ञान मुझे हो गया। 9 भाषाओं के, क्योंकि बंगाल में गया तो बंगला यदि भाषा ज्ञान न था अगले आज की संभव छिलो ना, वहां संभव ही नहीं था कि वहां काम मैं बंगला भाषा के कर लेता। बंबई गया तो अगर मराठी नहीं आती है तो न्याय नहीं कर पाऊंगा। पंजाब में गया अगर पंजाबी नहीं आती है तो न्याय होने का संभावना ही नहीं है। तो ये भाषाएं आप समझिए कि मेरी कंपल्सिव थी। तो जहां भी आप जाते थे वहां की भाषा सबसे पहले भाषा, क्योंकि वादकारी आ रहा है उसको तो अगर या तो फिर वकील की बात सुन लो इंग्लिश में, वकील को तो केवल लॉ पॉइंट पे सुनना है, तथ्य तो वकील उसकी आत्मा जाने, उसका हृदय जाने। अगर आपने वादकारी को सुना नहीं तो उसे न्याय कहां से करोगे? बात तो वो बताएगा, अपनी व्यथा तो वो बताएगा, वकील तो केवल कानून की बात बताएगा जी। अब लेकिन उल्टा चल रहा है कि वकील ही सब कुछ बताता है, तथ्य भी वकील बताता है, कानून भी वकील, जिससे न्याय होना संभव नहीं है। वेदना व्यक्ति को है, जो कोर्ट में आ रहा है उसकी वेदना को सुनो तब न्याय करो। क्या बात है। तो यहाँ पर सर 2 चीजें निकल कर आती हैं। प्रणव वशिष्ठ जी के नाम पर आपने 2 चीजें शुरू की हैं, एक तो लीगल क्लिनिक, एक आध्यात्मिक और एक आध्यात्मिक शोध केंद्र। आध्यात्मिक शोध केंद्र का जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है प्रणव वशिष्ठ आध्यात्मिक मेडिकल रिसर्च सेंटर। मेडिकल रिसर्च सेंटर, आध्यात्मिक मेडिकल जी। आध्यात्मिकता के आधार पर हम रोगों का निदान कैसे करें। ये इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, हमारी आध्यात्मिकता में वो सब छिपा हुआ है, बशर्ते कि हम उसे निकालें जी। तो इसके लिए मैंने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की वेदों के अलावा, वेदों में एक चीज तो केवल कर्मकांड ही है, वो कर्मकांड को तो निकालते हैं, वो आध्यात्मिकता का भाग में उसे नहीं मानता जी। जो कर्मकांड है वो आध्यात्मिकता भाग नहीं है। ठीक। वेदों से हम ले सकते हैं, कुछ कुरान से भी हम ले सकते हैं आध्यात्म की बातें, और बहुत सी हम अपनी स्मृतियां हैं, बाइबल है, स्मृतियां हैं, गीता है जी, जो इसी का वेदों का ही भाग है। गीता भी वो उपनिषद है जी, उपनिषदों से ले सकते हैं। गीता से तो आध्यात्मिकता शुरू, क्या मैं कहूंगा कि आध्यात्मिकता का अंतिम वो शिखर अगर है तो गीता में जी। और कुरान की कुछ आयतें पढ़िएगा, कुछ को मैं नहीं कहूंगा जी। जैसे अगर अल-निशा चैप्टर 4 पढ़ें और फिर गीता को पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि हम पैरेलल पढ़ रहे हैं। अच्छा। ऐसे ही कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ डॉक्टर्स ने, डॉक्टर विस जिसमें से एक है, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं कि हम इस मेडिकल साइंस के अलावा किस तरीके से रोगों का निदान कर सकते हैं। मैं वो अध्ययन कर रहा हूं, उस पर भी आपका अध्ययन, उस पर मैं अध्ययन कर रहा हूं। मैं समझता हूं 4-5 महीने में, 6 महीने में इतना मैं पहुंच जाऊंगा कि आध्यात्मिकता के आधार पर एक रिसर्च सेंटर खोलूं कि वहां ये रिसर्च हो कि भाई ये ऐसे हम टॉर्चर्स ट्रीटमेंट मत दो। अब देखो जो कैंसर का इलाज है बहुत टॉर्चर्स है, अपनी आध्यात्मिकता में कैंसर का इलाज भी है, हो सकता है क्योर ना हो पाए लेकिन उसे कष्ट नहीं होगा, वो आध्यात्मिकता में है। तो उसको प्रणव वशिष्ठ स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर के अंदर करने का इरादा है। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल उसके नाम से, एक चैरिटेबल दिस वृद्धाश्रम।
यहाँ पर एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि आप ये सारे सेंटर या ये अस्पताल अपने उस गांव में खोलना चाहते हैं जहां पर आज भी बस नहीं जाती या सड़क की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है या उतनी अच्छी प्रॉपर गांव है, एक टिपिकल गांव है, जबकि आप किसी भी जगह किसी भी शहर में कहीं भी बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। देखो भाई, जहाँ इसकी- पैदा हुए थे अपनी कर्म भूमि तो वही रही है। जी अब हमें याद है 5वीं तक तो स्कूल में पढ़े थे, गांव में स्कूल था, जी तख्ती लेके पहुंच गया, तख्ती लिख दी, 5वीं तक वो चले गया। हम्म। 6ठी से एंड अप टू इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन यू कैन से हम माचरा पढ़े, 5 किलोमीटर जाना होता था, 5 किलोमीटर आना जाता होता था। अभी भी वो गांव उतना ही पिछड़ा है। वहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने अपने गांव के आसपास में 13 गांवों का क्लस्टर निकाला है जहाँ ना एजुकेशन है ना मेडिकल है। अगर इलाज कराना है तो किला या किठौर भी अच्छा मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, कोई सेंटर अच्छा नहीं है, उन्हें मेरठ ही आना है। तो आप वो गांव में देना चाहते वो हैं? मैं गांव में देना चाहता हूँ। और 5 बेडेड हॉस्पिटल तो मेरा प्रयास है कि मैं विद इन 6 मंथ दे दूं 5 बेडेड हॉस्पिटल, एक पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में मैंने उनको समझाया, गांव वालों को तो बड़े खुश हैं कि भाई आप वहां से मेरठ आएंगे, मेरठ से जाएंगे वापस, आपका किराया लगा 500 रुपए, तो आपका ये खर्च हो गया। और आपकी रिपोर्ट में अगर एक कोई रिपोर्ट जनरल रिपोर्ट 200 रुपए की है, हाँ। हम गांव में आपको वो रिपोर्ट 40 या 50 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। तो एक यहां तरीके से लगभग आधे से भी कम दाम में। आधे से भी कम। तो ये एक सेवा हुई कि जो रिपोर्ट को यहाँ 500 रुपए तो पहले किराया का खर्च किया, फिर यहाँ 200 रुपए उस पे रिपोर्ट पे खर्च किए, वो रिपोर्ट यहाँ से आधे से भी कम दाम में वहीं उनको गांव में मिल जाएगी। और वो क्लस्टर होगा 13-14 गांवों का कि उनके लिए वो सारी सुविधा हो जाएगी। वही दिमाग में है भाई, जब वहां पैदा हुए, वहीं कर्म किया, वहीं से निकल के आए, तो वहीं पर क्यों ना सेवा की जाए। क्या बात। शहर में सेवा करने के लिए तो बहुत लोग हैं।